हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसको हम लिखेंगे कहाँ पर। तो हम देखेंगे कि हमको कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखने के लिए, जैसे आईडी और कंपाइलर। तो ये आईडी और कंपाइलर क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो चलिए समझते हैं कि आईडी, कंपाइलर और हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं आईडी क्या होती है। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर पर कुछ चीज़ लिखने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसी तरह से जब आप प्रोग्राम्स लिखेंगे, लेट्स से सी लैंग्वेज में जो हम सीख रहे हैं, तो उसके प्रोग्राम्स भी जो आप टाइप करेंगे वो आप कहाँ लिखेंगे, उसके लिए भी आपको कोई ना कोई स्क्रीन या एडिटर चाहिए। तो आईडीई एक तरह से आपके लिए एडिटर का काम करती है, जिस पर आप अपने प्रोग्राम्स को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आईडी आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इंटीग्रेटेड जो अब हम समझेंगे कि क्या है इंटीग्रेटेड का मतलब। डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट डेवलपमेंट मीन्स आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। और इन्वायरमेंट, क्योंकि इसके अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं जो कि आपको एक फुल फ्लेश्ड सी प्रोग्राम्स या कोई भी और लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। तो आईडीई में कुछ टूल्स भी होते हैं जिसे हम कह सकते हैं डीबगिंग टूल। डीबगिंग मतलब डीबग करना, कुछ एरर्स निकालना। जब हमारा प्रोग्राम्स में कुछ गलती हो जाए और हमें कुछ टूल्स की मदद लेनी हो, तो आईडीई के अंदर हमारे ये टूल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जीडीबी नाम का एक टूल होता है, जेएनयू डीबगर, जो कि आपको हेल्प करता है कि कौन सी लाइन में गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है। तो आप लाइन बाय लाइन भी प्रोग्राम्स में एरर चेक कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि आपको इस आईडीई के साथ मिलते हैं। तो आईडीई इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिटर प्लस सम डिबगिंग टूल which helps to debug your program, which help to find the errors in your program. Now इंटीग्रेटेड इसीलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, यू कैन से एडिटर और कुछ टूल्स भी इंटीग्रेटेड है। सो वी अंडरस्टैंड व्हाई इंटीग्रेटेड, व्हाई डेवलपमेंट एंड व्हाई वी से इन्वायरमेंट। क्लियर? नाउ जो आईडी होती है, हर एक लैंग्वेज के लिए अपनी अपनी एक आईडी है। कुछ आईडी ऐसी है, या कुछ आपके आईडी मतलब कुछ आप कह सकते हैं एडिटर, कुछ ऐसे हैं जो कि कई सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। यानी उन आईडी में, उन स्क्रीन्स में, उन एडिटर्स में आप अलग अलग लैंग्वेज के भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसमें आपको एक चीज चाहिए होती है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, कंपाइलर। कि हर एक लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर है, वो उस आईडीई के साथ जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो, तो आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हैं। वो हम आगे धीरे धीरे हम समझेंगे। नाउ आईडी हमें हेल्प क्या करती है? तो एक तो हो गया कि हमें कुछ भी प्रोग्राम टाइप करना है तो उसके लिए एडिटर प्रोवाइड करना आईडी का काम है। नाउ सम अनदर फंक्शंस ऑफ आईडी आर लाइक सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन एंड रिफैक्टरिंग। सिंटैक्स हाइलाइटिंग मतलब जब भी आप कुछ चीज लिखोगे, लेट्स से सी लैंग्वेज में आप कुछ चीज लिखोगे आईडी के अंदर, तो आपका जो कुछ मेन मेन कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, जो कि आपके सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से रिजर्व है, तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो उससे आपको क्या होता है, जो प्रोग्रामर है यानी जो प्रोग्राम लिखने वाला है, उसको हेल्प हो जाता है कि हाँ ये कीवर्ड है, ओके। अगर आपने गलत लिख दिया होगा वो कीवर्ड, उसकी स्पेलिंग गलत कर दी होगी, तो वो एक्चुअल में कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा एक कह सकते हैं आदमी को माइंडसेट बन जाता है, या सामने दिखने लगता है कि ओके मैंने कुछ गलती कर दी है, तो एकदम से उससे कलर चेंज होने पर पता चल जाएगा कि ये मैंने कुछ गलती कर दी है। ऑटो कंप्लीशन, जैसे आप गूगल सर्च में जाते हो तो आप कुछ भी टाइप करते हो, कुछ स्पेलिंग आपको ठीक से नहीं आ रही है, तो वो नीचे से आपको स्पेलिंग बता देता है कि आप शायद ये स्पेलिंग लिखना चाहते हो। उसी तरह से आईडी में भी क्या होगा, हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे तो ऑटो कंप्लीशन फीचर के कारण क्या होगा, आईडी में पहले से वो क्या आ जाएगा, फीचर्स आ जाएगा, वो कोई वर्ड आ जाएगा कि आप ये लिखना चाहते हैं, तो एकदम से हम एंटर दबाएंगे और हमें पूरी स्पेलिंग भी नहीं लिखनी पड़ेगी उस वर्ड की, और वो आपका वो वर्ड पहले से आपको दिख जाएगा, आप उसको डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, यानी आपका टाइम बच जाएगा। रिफैक्टरिंग, रिफैक्टरिंग का मतलब है कुछ फैक्ट्री करना, कुछ बनाना। री मतलब दोबारा बनाना,
तो जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया है ना, और या आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, आईडी के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं आपके, तो अब आप कुछ चाहते हो उसमें कुछ नेमिंग चेंज करना, प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना, या प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनका नाम आप एडिट करना चाहते हो, और वो नाम कई सारी फाइलों के अंदर चेंज होना है, तो आपको आईडी क्या करती है, हेल्प कर देती है कि आप आसानी से वो नाम्स चेंज कर सको। मतलब आपको मैनुअली एक एक जगह जा करके टाइप करना या चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप आसान तरीके से आईडी की तरीके हेल्प से उस नेम्स को या उस वेरिएबल के नेम को, है ना, या उस प्रोग्राम के या उस प्रोजेक्ट के नाम में जहाँ जहाँ जरूरत है चेंज करने की, आराम से कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी आपको आईडी प्रोवाइड करती है। तो अभी मैं आपको एक डेमो देख करके दिखा दूंगा कि कैसे सिंटैक्स हाइलाइटिंग और ऑटो कंप्लीशन आपका आईडी में दिखता है। नाउ ये जो सब हेल्प करा है आईडी ने हमें प्रोग्राम्स को इजी करने के लिए, लिखने के लिए, उससे हुआ क्या, उससे हमारा जो डेवलपमेंट टाइम है, यानी कि प्रोग्राम को बनाने का टाइम है, प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम में एरर होने वाला जो टाइम है, ये सब ये हमारा बच जाता है ना। क्योंकि आपका अगर कुछ गलती हो रही है तो आईडी आपको कलर से बता दे रही है कि देखो मैंने कलर चेंज कर दिया है, अगर तुम सही लिखते तो इस वर्ड का कलर ये हो जाता, लेकिन आप तो गलत लिख रहे हो। या वो आपको कुछ बहुत बड़ा लाइन लिखनी है तो उसमें कई सारी चीज़ों के लिए वो ऑटो कंप्लीशन फीचर लगा करके आपको क्या कर रही है, आप पूरी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ रही हैं। आप जैसे ही कुछ लिखते हो, कुछ ही शब्द के दो शब्द, दो वर्ड लिखते हो, और आगे की वो सारे कैरेक्टर आपको दिखा देगा कि ये शायद ये लिखना चाहते हो, तो आप बस एंटर कर दो और अपने आप क्या हो जाएगा, वो फीचर्स क्या करेगा, आपको हेल्प कर देगा वर्ड को टाइप करने में। तो इससे आपका जो ज़्यादा टाइम लिखने में जा रहा था वो बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने का या किसी प्रोजेक्ट को बनाने का टाइम हमारा रिड्यूस हो जाता है आईडी की इन हेल्प से। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास सी या C++ लैंग्वेज है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कई आईडीज है जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिए गए हैं कि हमारे पास देव C++ है, विजुअल स्टूडियो कोड है, टर्बो सी। तो ये सब आईडीज हैं जिसमें हम सी या C++ के प्रोग्राम्स को टाइप कर सकते हैं। इसमें जो टर्बो सी है बहुत पुराना आईडी है, अब इसका ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो इसको नॉर्मली लोग अब यूज़ नहीं करते हैं। डेव C++ लोग यूज़ करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ज़्यादातर लोग अब विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर कई सारी लैंग्वेजेस को लिखने का फैसिलिटी है, और हम भी अपने इस प्रोग्राम की सीरीज में विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप कोई भी आईडी यूज़ करना चाहें, डेव C++, विजुअल स्टूडियो, दैट इज ओके। टर्बो सी आई विल नॉट से कि आप यूज़ करें, और वैसे भी इसके लिए कोई सपोर्ट जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसमें जनरली ये इंस्टॉल आसानी से हो भी नहीं पाता है, तो आप इसको तो यूज़ नहीं करेंगे। बाकी डेव C++, विजुअल स्टूडियो और भी आईडीज हैं जो कि आप वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोड ब्लॉक्स। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी आईडी यूज़ करना चाहते हैं। सेम है हमारे पास जावा के कोड लिखने के लिए, जावा के प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमारे पास आईडीज है, एक्लिप्स, नेटबीन्स, इंटेलिजे। अगेन विजुअल स्टूडियो में भी आप जावा के प्रोग्राम लिख सकते हैं। द सेम गोज फॉर पाइथन, आप स्पाइडर आईडी यूज करें, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करें, या और भी अगर आप यूज करना चाहें, जुपिटर भी एक होता है, वो ऑनलाइन है आपका, आप उसमें प्रोग्राम उसमें भी टाइप कर सकते हैं। तो विच एवर इज बेटर फॉर यू, यू कैन गो फॉर दैट आईडी। करेक्ट। नाउ लेट्स सी कि आईडी हमारा थोड़ा सा दिखता कैसा है, हल्का सा हम डेमो देख लेते हैं। तो अभी हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोला है, दैट इज हमने एक आईडी खोला है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, जो भी हमने डिस्कस किया है। तो इसके बारे में ज़्यादा हम आगे आने वाली सीरीज में देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑटो कंप्लीशन और सिंटैक्स हाईलाइटिंग वाली चीज़ें आईडी में दिखती हैं। तो मैंने यहाँ पर सी के अंदर एक प्रोग्राम लिखता हूँ जो कि हमारा कुछ मैसेज प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। मैसेज होगा हेलो वर्ल्ड। सिंटैक्स वगैरह आप अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस टाइप करूंगा और आपको फीचर्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ऑटो कंप्लीशन और सिंटैक्स हाइलाइटिंग फीचर दिखते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस सी प्रोग्राम, सो देयर इज समथिंग हैश इंक्लूड इन दैट। सो सी आई वांट टू राइट INCLUDE इंक्लूड। सो जैसे ही मैंने INC लिखा तो इंक्लूड अपने आप ही आ गया, तो मैं इसको बस एंटर कर दूंगा और इंक्लूड आ जाएगा। नाउ मैं आगे का कोड लिख रहा हूँ। अगेन देखिए मुझे ऑटो सजेशन दे रहा है वो कि शायद आप ये std fix
std int डॉट एच क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं लिखना चाहता हूँ stdio डॉट एच। देखिए उसका भी सजेशन आ गया। दैट मीन्स आपको सजेशन मिल रहे हैं। अगर आप कभी भूल जाते हैं कुछ चीजें तो आपको वो पहले से बता देगा, तो इसलिए आपको मतलब कह सकते हैं कि भूल भी गए तो भी आपको आसानी हो जाएगी उस चीज को याद करने में। नाउ अब देखिए हर बार मोस्टली टाइम क्या हो रहा है, जब भी मैं कुछ चीज लिखता हूँ तो वो मुझे बता देता है। मैं मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, सी में कुछ प्रिंट एफ नाम की चीज होती है। तो देखिए मैं प्रिंट एफ लिखना चाहता हूँ, पहला सजेशन आ गया प्रिंट एफ लिखना चाहते हैं क्या। तो देखिए प्रिंट, अब मैं यहाँ कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखना चाहूँ, अपना नाम लिखना चाहूँ, लेट्स से मैं दिलीप कुमार लिखता हूँ, so, दिलीप कुमार, then I did something। नाउ ये चीजें जो मैंने अभी छोटा सा एक चीज लिखी है, तो देखिए कैसे कैसे ऑटो कंप्लीशन फीचर आ गया था। अब देखिए इसमें जो कलर भी है, कुछ कुछ वर्ड का कलर चेंज है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपको इंक्लूड का जो कलर है वो अलग है, stdio का अलग है ना, printf यहाँ पर main इसका कलर अलग दिख रहा है। तो दैट मीन्स इन कलर से मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीजें रिजर्व है ना। अगर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो तो थोड़ा मुझे आसानी नहीं होती है समझने में, है। तो ये आईडी आपको थोड़ा सा हेल्प कर रही है चीजों को रखने में। क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपाइलर क्या होता है। नाउ सपोज आपने सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिखा कि दो नंबर्स को आपको ऐड करके उसका एडिशन आपको प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पर एक आपको प्रोग्राम दिखाया है सम डॉट सी नाम से, एक फाइल बनाई और जिसको नाम दिया सम और उसको सेव किया सम डॉट सी से, और उसमें मैंने एक प्रोग्राम लिखा। अगेन ये सी का प्रोग्राम नहीं है, ये जस्ट उसका स्केलेटन कोड है। आप कह सकते हैं कि उसका ओवरव्यू वाला कोड है। एग्जैक्टली सी में कैसे लिखेंगे वो हम आगे आगे देखेंगे। सो मैंने क्या किया, दो नंबर को लिखा है कि दो नंबर ले लो, फिर मैंने उन दोनों को ऐड किया है और फिर मैंने उनको प्रिंट किया है। तो ये मैंने आईडी में एक प्रोग्राम लिख दिया। एक्चुअल में कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो आता है ये कोड, दैट इज 10 की लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम या कोड। दैट इज उसको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम समझ में नहीं आता है, उसको तो 10 की भाषा समझ में आती है। और इसको हमने नाम दिया है सम डॉट exe। exe मतलब एग्जीक्यूटिबल कोड। जैसे कई बार आपने विंडोज में देखा ही है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं वो डॉट exe नाम से सेव होता है ना। तो अब कंप्यूटर को समझ में आता है 10 की कोडिंग। आपने एज अ ह्यूमन और एज अ प्रोग्रामर लिखा है एक इंग्लिश लैंग्वेज वाली प्रोग्राम, जो कि ऐसे लिखा है एंटर ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट सी। तो प्रोग्राम तो आप इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका जो आपका कंप्यूटर है वो इसको समझ सके और आपको आउटपुट दे सके। अब जब कंप्यूटर भी आपका समझेगा ही नहीं जो आपने चीजें लिखी हैं, तो आपको डिजायर्ड आउटपुट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे दो लोग होते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। अब उनको बात अगर करनी है तो उनको एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पहला पर्सन है उसको हिंदी समझ में आती है, दूसरे को इंग्लिश समझ में आती है। तो अब ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे, क्योंकि इन दोनों को तो एक जैसी भाषा तो आती नहीं है, एक को हिंदी आती है एक को इंग्लिश आती है। तो ये क्या करेंगे, ये एक तीसरे पर्सन को आपस में बिठा लेंगे और वो कहेंगे कि पहला वाला आदमी कहेगा मेरी बात तुम सेकंड वाले तक पहुंचा दो। सेकंड वाला कहेगा एज अ रिस्पॉन्स, जो भी आंसर देगा वो इस थर्ड पर्सन को जाएगा और थर्ड पर्सन फिर पहले वाले आदमी को वो बात समझा देगा। दैट मीन्स ये जो तीसरा आदमी आपको दिख रहा है ये पहले और दूसरे आदमी के बीच में एज अ इंटरमीडिएट पर्सन काम कर रहा है और ट्रांसलेटर काम कर रहा है, जो कि इन दोनों की लैंग्वेजेस को आपस में बदल करके इन दोनों को समझा रहा है। तो जब हमें एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती है दुनिया में भी, तो हम एक तीसरे आदमी को ले लेते हैं। करेक्ट। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर को 10 भाषा समझ में आती है और हम लिख रहे हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। तो अब क्या होगा, मुझे तीसरा पर्सन चाहिए जो कि मेरी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज से प्रोग्राम को किसमें बदल दे, 10 के कोड में। सो मुझे क्या चाहिए, जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, अभी आप इसको मान लीजिए मैंने प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, इस तरह की भाषा में। मैं चाहता हूं कि मैं
इस 10 की कोडिंग वाली भाषा में मेरा प्रोग्राम बदल जाए, और इस 10 की कोडिंग वाली भाषा को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सी में लिखा हुआ हाई लेवल का प्रोग्राम 10 की लो लेवल वाली लैंग्वेज में या भाषा में बदल जाए। तो इसके लिए मुझे एक तीसरा आदमी आता है हेल्प करने, जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है, और यू कैन से एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है कंपाइलर। तो ये सॉफ्टवेयर मुझे हेल्प करता है इस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में ट्रांसलेट करने में या कन्वर्ट करने में। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर which translates or converts a high level language program into a low level language program। और low level language program मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं 10 के लिखे हुए कोडिंग की भाषा में प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कोई लिखा हुआ प्रोग्राम है, हाई लेवल। करें। अब यह एक समझने की बात है, जो हम कह रहे हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कंप्यूटर समझता है, पर कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीजें हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क भी है, कंप्यूटर में रैम भी है, कंप्यूटर में आपके कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है। तो कंप्यूटर तो एक पूरी एक हम बड़ी मशीन को बोल रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर ऐसी क्या चीजें जो हमारे प्रोग्राम्स को समझता है, ये जो हमारे इंस्ट्रक्शंस या कोड को समझता है, तो वो है सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये एक हमारा हार्डवेयर है। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर नहीं है, सीपीयू ये एक हार्डवेयर है। तो जैसे आपने देखा होगा ये चिप, तो ये चिप एक तरह से आपकी सीपीयू है, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक जगह लगी हुई है, जो और चिप्स होती हैं। तो ये जो सीपीयू है ये ही हमारा ये जो 10 का जो प्रोग्राम है इसको समझता है, इसकी लाइनों को समझता है, और इसको फिर समझने के बाद हमको आउटपुट देता है कि इस लाइन का ये मतलब हो सकता है, इस लाइन का मतलब ये होगा। और वो फिर जो सीपीयू हमें दे देता है वो हमें कंप्यूटर पे स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में दिख जाता है। तो सीपीयू एक तरह से ब्रेन है हमारे इस कंप्यूटर का, जो कि हमारे इस प्रोग्राम्स को इस वाले प्रोग्राम को समझ रहा है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर एज अ होल तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें सीपीयू हमारी अंडरस्टैंडिंग करता है, सब चीजों को समझता है। नाउ लास्ट चीज, जो आपको बड़ा बॉक्स दिख रहा है ये सीपीयू नहीं है ना। ये जो चिप आपने ये देखी थी, ये चिप इसके अंदर कहीं लगी हुई होगी। अगर हम डेस्कटॉप सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हार्ड डिस्क भी होगी, इस बड़े बॉक्स के अंदर ये चिप भी होगी। तो ये बड़ा बॉक्स तो इन सब चीजों को एक तरह से कवर अप कर रहा है ना। ये इनका एक केस है, इसको एक्चुअली हम कैबिनेट बोलते हैं। तो ये सीपीयू नहीं है, सीपीयू आपकी छोटी सी चिप है जो कि आपकी चीजों को समझती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आईडी क्या होती है, उसकी हमें क्या जरूरत है, कंपाइलर क्या है, और क्यों हम कंपाइलर को यूज कर रहे हैं। अब कंपाइलर का एक और काम होता है ट्रांसलेशन के अलावा, जब ये प्रोग्राम को बदलता है हाई को लो लेवल के प्रोग्राम में, तो ये क्या करता है, आपकी अगर कुछ स्पेलिंग एरर होती है, यानी कि अगर आपने कुछ प्रोग्राम में गलती कर दी है, जैसे आपको कोई प्रिंट करना था कोई चीज़ और आपकी उसमें स्पेलिंग गलत हो गई, उस प्रिंट की जगह आपने कुछ और शब्द लिख दिया, तो उन स्पेलिंग एरर को भी ये कंपाइलर आपका पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और बता देता है कि ये गलती है। तो कंपाइलर का ये अगर स्पेलिंग एरर हो जाए तो वो भी चेक करता है। देन ये सब होने के बाद ही कंपाइलर आपका हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। अभी हमने थोड़ा तो समझ लिया कि हाई लेवल और लो लेवल का मतलब क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज इसका मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी होती है। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो हमने लिखा है ये सिमिलर है कि कोई हम इंग्लिश की भाषा में हम कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, है ना। जबकि यहाँ पर आप ये देखिए 10 वाला कोड ये कोई इंग्लिश लाइक लैंग्वेज की भाषा में नहीं है, ये तो 10 की भाषा में है। तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो प्रोग्राम आप एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के रूप में लिख रहे हैं, तो ऐसे लैंग्वेजेस को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो कि कंप्यूटर या जो अगर हम स्पेसिफिक कहें सीपीयू डायरेक्टली समझ सकता है, या बहुत ही मिनिमल एब्स्ट्रैक्शन के साथ। एब्स्ट्रैक्शन मतलब बस थोड़ा सा चेंज करने की उस प्रोग्राम को जरूरत होती है, पर आपका सीपीयू उस प्रोग्राम को डायरेक्टली समझ सकता है। तो ऐसी भाषाएं जो कि सीपीयू डायरेक्टली समझ सकता है या थोड़ा सा चेंज करना होता है, और विच आर वेरी लो टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सीपीयू और योर हार्डवेयर,
दोज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो जैसे हम एग्जांपल की बात करें हाई लेवल में, हमारे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी लैंग्वेजेस हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आ रही हैं, जो कि हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं। वहीं लो लेवल लैंग्वेज में हमारा असेंबली लैंग्वेज और हमारा मशीन लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज जो अभी हमने देखी कि 10 की जो कोडिंग वाली भाषा है वो हमारी 01 की भाषा है, उसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरी हमारी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर भाषा होती है असेंबली लैंग्वेज, ये भी हमारी इस लो लेवल के अंदर आ रही है। तो इसमें क्या होता है, हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे हमें ऐड करना होता है तो हम इसमें a प्लस बी नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ऐड करो a प्लस बी। मतलब हम कुछ कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, ऐड ए बी, सब्ट्रैक्ट ए बी, या मल्टीप्लाई के लिए MULT, ऐसा हमारा एक सिंबल हो जाता है और कहेंगे मल्टीप्लाई ए बी। तो ऐसे हम सिंबल्स के फॉर्म में असेंबली लैंग्वेज को लिखते हैं। इस लैंग्वेज को भी क्या होता है, CPU को समझाने के लिए बस थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ता है और वो प्रोग्राम जो हमने ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा है ना, ये हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाता है और CPU फिर इसको समझ लेगा। तो हम यहाँ ध्यान देने की बात है, CPU समझता तो 10 की भाषा ही है, बस ये है कि आप अगर असेंबली में लिखते हैं तो थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ता है। बट जो ये हम असेंबली में जो कोड लिख रहे हैं, ये भी आपका बहुत ध्यान दे करके CPU के हिसाब से लिखा जाता है कि आपने कौन सा CPU आपके सिस्टम में लगा हुआ है, कि आपका इंटेल का CPU है या AMD का CPU है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये असेंबली भी लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, बहुत ही नियर है, ये लो है टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हार्डवेयर। हार्डवेयर हम यहाँ बात कर रहे हैं CPU की, इसलिए हमने इसको भी हमने लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है असेंबली को। करेक्ट। नाउ हाई लेवल लैंग्वेज हम लिखते क्यों हैं, जबकि CPU को समझ में आ रहा है लो लेवल लैंग्वेज, तो फिर इतना झंझट क्यों पाले हम क्यों नहीं प्रोग्राम को डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज असेंबली या मशीन में लिख लें। तो होता क्या है, असेंबली लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं या हम मशीन लैंग्वेज लिख रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना और लिखना भी। अब 10 में अगर आपने कुछ भी एक 0 की जगह कुछ 1 लिख दिया तो इस पूरे कोड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। हो सकता है इस वाले कोड का मतलब हो 1 जो अभी लिखा है कि ऐड करो 2 नंबर को, और आपने यहाँ 1 उसके बाद 0 की जगह आपने कुछ और चेंज कर दिया, 1 लिख दिया गलती से, लिखना चाहते थे ऐड और इसका मतलब हो गया आप सब्ट्रैक्ट, तो आपका तो कुछ प्रोग्राम का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये 10 का कोड लिखना थोड़ा मुश्किल है। सेम है असेंबली लैंग्वेज भी, क्योंकि आपको CPU का पूरा अंदर का पता होना चाहिए कि CPU में ये वाली ऐड चलता भी, ये नहीं चलता है या कुछ और चलता है ना। इसलिए आप चाहते हैं कि एज अ प्रोग्रामर मैं ऐसे प्रोग्राम लिखूं जो कि मेरे लिए इजी हो लिखना, नहीं तो मुझे पूरा हार्डवेयर को समझना पड़ेगा। मैं हार्डवेयर को समझना नहीं चाहता हूँ, तब भी मैं प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करता हूँ, क्योंकि वो मुझे प्रोग्राम लिखने में, प्रोग्राम को समझने में आसान होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम को केवल लिखना ही नहीं है, हमको ये भी करना है कि बाद में कोई दूसरा पर्सन उस प्रोग्राम को समझे तो आसानी से समझ जाए। नाउ लास्ट इज, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं स्लो होगा एग्जीक्यूशन में, ऑब्वियस है हम स्लो। नाउ जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होने में स्लो होगा। एग्जीक्यूट होने में स्लो होगा यहाँ पर हम इस सेंस में बोल रहे हैं क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज वाला प्रोग्राम ट्रांसलेट हो रहा है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। तो एग्जीक्यूट यहाँ पर मतलब जो हमारा कंपाइल हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है हमारा प्रोग्राम लो लेवल भाषा में, तो उस प्रोसेस में वो स्लो है क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ रही है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में हमने जो प्रोग्राम लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने डायरेक्टली 10 में लिखा है, तो यहाँ तो हमारे कंपाइलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, क्योंकि 10 तो डायरेक्ट ही आपका समझ में आ जाता है कंपाइलर, क्योंकि ना जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है वो तो डायरेक्टली समझ में आ जाता है आपके कंप्यूटर को, तो इसलिए यहाँ ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए फास्ट है, जल्दी से आपको आउटपुट दे देगा। उसी तरह से असेंबली भी एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है और आपको 10 की भाषा में मिला हुआ प्रोग्राम मिल जाएगा और आप काम करने लग जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, इसलिए ये प्रोग्राम फास्ट होते हैं। यहाँ पर हम बात नोट कर लें कि सी को कई लोग बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल क्यों बोलते हैं ये सब हम आगे देखेंगे सीरीज में। अगर हम सी को हाई लेवल भी बोलते हैं तो ये भी परफेक्ट आंसर है, ये कोई गलत आंसर नहीं है।
सो नाउ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आईडी और कंपाइलर अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें सो दैट हम अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिख सकें। सो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन गुड बाय।